Hello guys, this is the another lecture of this series. In this video, we will see find the time complexity of an iterative algorithm. So let's start. Algorithm आपकी दो टाइप की होती हैं. First one is iterative and second one is recursive. So iterative algorithm में आप simple statements लिखते हो और कुछ loops होते हैं, okay? And recursive algorithm में आप खुद के function को ही call करते हो, okay? Just like this fn2 function है और आपने fn2 को ही call कर रखा है इसकी body में. So ये आपका recursive algorithm हो गई. So this one is iterative and this one is recursive. So time complexity निकालने के लिए सबसे पहले आपको algorithm को function में convert करना होता है. So let's see how can we do that. So आपको ये algorithm given है, okay? So यहाँ पर कुछ statements हैं and कुछ loops हैं, okay? So आपको इसको function में convert करना है. So अगर मैं इसको function में convert करता हूँ तो कुछ इस तरह आएगा. और ये आया कैसे है? Let's see. सो इस एल्गोरिथम में आपके पास स्टेटमेंट्स हैं और लूप्स हैं. सो स्टेटमेंट आपका कुछ ना कुछ टाइम लेंगे. सपोज ये स्टेटमेंट में आप क्या कर रहे हो कि असाइन कर रहे हो सम में 0, तो ये स्टेटमेंट सपोज C3 टाइम लेगा, ओके? और यहाँ पर i = 1 हो रहा है, ये भी कुछ टाइम लेगा, सपोज ये C4 टाइम लेगा, ओके? और यहाँ पर आप रिटर्न कर रहे हो और ये टाइम लेगा C5. सो यहाँ पर कुछ कांस्टेंट टाइम हो रहा है, मींस इसका टाइम हमेशा सेम रहेगा, इसका टाइम भी हमेशा सेम रहेगा और इसका भी सेम रहेगा. तो मैंने इनको कांस्टेंट लिख दिया, ओके? सो मेरी एल्गोरिथम एक तो टाइम लेगी C3 प्लस C4 और C5, ओके? और क्या होगा, और ये वाला स्टेटमेंट भी कुछ टाइम लेगा. सपोज ये स्टेटमेंट टाइम लेगा आपका C6 और ये i++ आपका टाइम लेगा C7, ओके? तो एक टाइम हो गया C6 प्लस C7, इन दोनों को प्लस कर देते हैं. बट ये वाला स्टेटमेंट और i++ वाला स्टेटमेंट डिपेंडेंट है n की वैल्यू पर, मींस n की जितनी वैल्यू होगी ये इतनी बार चलेगा. सो मैं इसको क्या करता हूँ, n से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. सो अगर आप कांस्टेंट का एडिशन करते हो तो वो कांस्टेंट ही आएगा, तो मैं इसको C1 लिख देता हूँ. और यहाँ पर अगर आप कांस्टेंट का एडिशन कर रहे हो तो ये भी आपको कांस्टेंट ही देगा, तो मैंने इसको C2 लिख दिया. तो जो फाइनल रिजल्ट आ गया आपका वो आ गया fn = C1n प्लस C2. सो आपको आइडिया लग गया है कि ये कैसे आया, ओके? सो आपको फंक्शन मिल गया. अब फंक्शन मिलने के बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना बहुत इजी होता है. सो आपके पास ये फंक्शन आ गया. अब आप सिंपल लिख दो big O of n. अब मैंने big O of n क्यों लिखा है, तो जब कभी भी आपको फंक्शन मिल जाता है तो आप क्या करोगे कि n की जो मैक्सिमम पावर होगी उसको लिखोगे. यहाँ पर n की मैक्सिमम पावर क्या थी, 1, तो मैंने n की मैक्सिमम पावर 1 लिख दिया. सो big O of n का मतलब हो गया कि आपकी एल्गोरिथम n टाइम लेगी. n आपका यूनिट होगा, ये सेकंड भी हो सकता है, माइक्रो सेकंड भी हो सकता है और नैनो सेकंड भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द मशीन. तो यहाँ पर मशीन डिपेंडेंसी नहीं है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं big O of n. और इसको आप थीटा ऑफ n भी लिख सकते हो, ओके? तो थीटा ऑफ n, big O of n दोनों ही सही है इस केस में. सो थीटा और big O में एक छोटा सा डिफरेंस होता है. I will explain you in a while. So तब तक आप ये समझो कि आप यहाँ पर big O of n भी लिख सकते हो और theta of n भी लिख सकते हो. So नेक्स्ट एल्गोरिथम, इसको आपको कन्वर्ट करना है फंक्शन में. तो यहाँ पर कोई लूप नहीं है, यहाँ पर एक ऑपरेशन है. तो ये कौन सा ऑपरेशन है, सिंपल C1. सो जब भी मैं C1 लिख रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि केवल 1 सेकेंड या 1 मिली सेकेंड या 1 नैनो सेकेंड लेगा. कांस्टेंट का मतलब ये है कि ये n की वैल्यू पर डिपेंड नहीं है, तो ये हर टाइम सेम टाइम लेगा, ओके? सो जो C1 आपका है ये आपका 3 ऑपरेशन कर रहा है. कौन कौन सा, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और डिवीजन. सो 3 ऑपरेशन है, बट ये n की वैल्यू पर डिपेंड नहीं है. आप n की कोई भी वैल्यू ले लो, ये हमेशा 3 ऑपरेशन ही परफॉर्म करेगा, इसलिए मैंने लिखा है C1. तो इसका जो फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, fn = C1. और जब भी कांस्टेंट की बात करते हैं तो कांस्टेंट हमेशा हम लोग big O नोटेशन में big O of 1 लिखते हैं, ओके? सो ये डिनोट करता है कांस्टेंट ऑपरेशन को, मींस ये हर मशीन पर सेम टाइम लेगा, ये n की वैल्यू पर डिपेंडेंट नहीं है. सो कांस्टेंट ऑपरेशन आपका बेस्ट होता है. अगर आप कोई भी एल्गोरिथम कांस्टेंट टाइम के लिए डिजाइन कर पाते हो तो वो बेस्ट एल्गोरिथम होगी, ओके? सो यहाँ पर मैंने big O of 1 लिखा है, आप थीटा ऑफ 1 भी लिख सकते हो, ओके? दोनों ही सही है. सो जो हमारा मेन काम होगा ये होगा कि हम किसी भी एल्गोरिथम को फंक्शन में कन्वर्ट कर सकें. कन्वर्ट करने के बाद आप इजीली फाइंड कर सकते हो कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी. जैसे यहाँ पर आपने मैक्सिमम पावर n की 1 ले रखी थी तो big O of n आ रहा था आपका आंसर,
और यहाँ पर आपकी मैक्सिमम पावर n की 0 है। तो अगर आप n की पावर 0 लिखते हो तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बिग O ऑफ 1। सो इसका आंसर हो गया बिग O ऑफ 1। सो लेट्स सी सम एग्जांपल और देखते हैं उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। सो अगर आपको फंक्शन दिया है fn इक्वल टू 2n प्लस 5, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग O ऑफ n। ओके, इसलिए क्योंकि n की मैक्सिमम पावर 1 है यहाँ पर और आपको कांस्टेंट नहीं लिखना होता है। सो नेक्स्ट एग्जांपल, सो इस फंक्शन में n की मैक्सिमम पावर क्या है, n स्क्वायर। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी n स्क्वायर। ओके, n स्क्वायर के अलावा जो कुछ भी है आपको इग्नोर कर देना है, इसको भी एंड इस कांस्टेंट को भी। लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। सो यहाँ पर fn दिया है आपका 1000, यहाँ पर n की पावर क्या है, 0। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, बिग O ऑफ n की पावर 0, जो कि बिग O ऑफ 1 होगा। ओके, सो इसका आंसर आ गया बिग O ऑफ 1। नेक्स्ट वन, अब इसमें आप फाइंड करके बताओ कि आंसर क्या होगा। अब यहाँ पर n की जो मैक्सिमम पावर है वो तो n क्यूब है, बट इसमें और भी फंक्शंस गिवन है जस्ट लाइक log n, n फैक्टोरियल एंड 2 की पावर n। सो यहाँ पर n की मैक्सिमम वैल्यू n क्यूब है, बट अगर आप बिग O ऑफ n क्यूब लिखते हो तो आपका आंसर रॉन्ग होगा। हमें निकालना है अपर बाउंड। अपर बाउंड मीन्स मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू आपकी जिस एक्सप्रेशन से आएगी आपको वो लिखना है। ओके, सो अगर आप log n लिखते हो तो log n आपका मैक्सिमम वैल्यू नहीं देगा, तो log n आपका आंसर नहीं होगा। n क्यूब भी आपका मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा, और यहाँ पर 2 की पावर n भी आपका मैक्सिमम वैल्यू नहीं देगा। यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा बिग O ऑफ n फैक्टोरियल। अब ये कैसे आया, इसके लिए आपको सिंपल कंपेयर करना होता है। अगर मैं 2 की पावर n और n फैक्टोरियल को कंपेयर करूं तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा फंक्शन बड़ा है। अब वो कंपेयर कैसे करेंगे, सिंपल आप n की वैल्यू रख के देखो। अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2, और इसकी वैल्यू 1। यहाँ पर ये वाला फंक्शन बड़ा है, बट आप केवल एक वैल्यू रख के नहीं डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा फंक्शन बड़ा है। जैसे मैंने ग्राफ में बताया था कि जब भी आप अपर बाउंड लिखते हो तो gn एक फंक्शन होता है, वो n की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के बाद हमेशा अपर बाउंड देता है। तो अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 2 रखता हूँ तो क्या होगा कि आपका ये वाला फंक्शन 4 देगा और ये वाला फंक्शन आपको 2 दे रहा है। अभी भी 2 की पावर n ग्रेटर है। अगर मैं n की वैल्यू 3 रखता हूँ तो ये फंक्शन आपको क्या देगा, 8, और ये फंक्शन आपको क्या देगा, 6। ओके, अभी भी ये वैल्यू आपकी ग्रेटर है। अगर मैं n की वैल्यू 4 रखता हूँ तो ये फंक्शन आपको क्या देगा, 16, और ये फंक्शन आपको क्या देगा, 24। सो यहाँ पर n की वैल्यू 3 के बाद आपका n फैक्टोरियल हमेशा ग्रेटर रहेगा। सो इसका आंसर होगा आपका बिग O ऑफ n फैक्टोरियल। सो आपको आइडिया लग गया होगा कि बिग O ऑफ n फैक्टोरियल कैसे आया। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल, n log n और स्क्वायर रूट ऑफ n। तो इसमें आपका n log n बड़ा होगा बिकॉज स्क्वायर रूट n की वैल्यू छोटी होती है और n बड़ा होता है अपने आप में ही, और इसमें मैं log n से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ। तो आपका जो आंसर होगा इसका होगा n log n। ओके, सो आपने सीख लिया कि किसी एल्गोरिथम को फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और उस फंक्शन से हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं। ओके, सो लेट्स डू वन एग्जांपल जिसमें हम लोग दोनों चीज करेंगे। सपोज हमारे पास ये एग्जांपल है। सो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हम लोग fn लिखते भी नहीं है, डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं। वो डायरेक्ट आंसर कैसे आता है, लेट्स सी। आपको सिंपल इटरेटिव एल्गोरिथम में लूप पर फोकस करना है कि लूप आपका कितने टाइम चल रहा है। तो यहाँ पर एक लूप है और ये लूप आपका कितने टाइम चलेगा, n टाइम। ओके, सो n टाइम का मतलब हो गया कि आपका ये जो हेलो है वो n टाइम प्रिंट होगा। वैसे तो ये कांस्टेंट ऑपरेशन है, मींस ये एक बार चलेगा, बट ये एक बार आपका डिपेंड हो गया इस n की वैल्यू पर। सो ये कितनी टाइम चलेगा, 1 into n। सो हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि लूप कितने टाइम चल रहा है। अगर लूप आपका n टाइम चल रहा है तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई आपकी बिग O ऑफ n। ओके, सो मैंने ये भी बताया था बिग O ऑफ n लिखो या थीटा ऑफ n लिखो, दोनों सेम होता है। सो यहाँ पर मैं आपको डिफरेंस बताने वाला हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो थीटा आपका होता है वो आपका होता है एग्जैक्ट वैल्यू के लिए, मींस अगर आपका लूप हमेशा n टाइम ही चल रहा है तो आप थीटा ऑफ n लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर आपका थीटा ऑफ n वर्क नहीं करेगा, क्योंकि अगर k की वैल्यू मैं इवन देता हूं तो ये लूप आपका n की वैल्यू 20 पर ब्रेक हो जाएगा। ओके, सो n की वैल्यू 20 पर ब्रेक होते ही ये 20 टाइम्स चलेगा, जो कि एक कांस्टेंट टाइम हो गया। सो हर बार ये लूप n टाइम्स नहीं चल रहा है, इसलिए आप थीटा ऑफ n नहीं लिख सकते हो। सो अगर आपको थीटा ऑफ n लिखना है तो आपको बताना पड़ेगा कि आप पर्टिकुलर किस केस की बात कर रहे हो। तो यहाँ पर अगर आप वर्स्ट केस लिखते हो
कि वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम इज थीटा ऑफ एन, तो ये आपका राइट है, अदरवाइज ये आपका राइट नहीं होगा, आपको लिखना होगा बिग O ऑफ एन। सो आपको पता चल गया कि थीटा ऑफ एन कहाँ लिखना है, बिग O ऑफ एन कहाँ लिखना है। अगर हमेशा लूप आपका एन टाइम चल रहा है तो आप थीटा ऑफ एन लिख सकते हो, बिग O ऑफ एन भी लिख सकते हो, बट बेटर है कि आप वहां पर थीटा ऑफ एन लिखो, ओके। और जब कभी भी एन आपका कम चलता है या किसी केस में ब्रेक हो जाता है, किसी केस में कांस्टेंट टाइम चलता है, तो आप बिग O ऑफ एन लिखोगे। सो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो जब भी आपका बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस तीनों ही सेम रिजल्ट दे तो आप थीटा ऑफ एन लिख सकते हो, ओके। सो इस वीडियो में मैंने केवल एक प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल सॉल्व मोर प्रॉब्लम्स, सो आपकी बेटर प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालोगे। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज हिट द लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।